हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मंथली करंट अफेयर्स में आज हम सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, कुल टोटल 75 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा या फिर हमारे एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ पर प्राप्त कर लें। दोस्तों, एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के, तो अध्यक्ष कल्याण चौबे, उपाध्यक्ष NA हारिस और कोषाध्यक्ष केपा अजय बने हैं। दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जगदीश कुमार जो हैं वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख बने हैं। जगदीश कुमार की बात करें, वो UGC के अध्यक्ष भी हैं। सेकंड ऑप्शन है मनोज सोनी, तो ये UPSC के अध्यक्ष हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। इसके अलावा आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। और BS राजू जो है वो थल सेना उपाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के अगले कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो DY चंद्रचूड़। दोस्तों, नालसा का फुल फॉर्म होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, तो दोस्तों वो नालसा के अध्यक्ष बने हैं। यह पद पहले किसके पास था? मुख्य न्यायाधीश जो है वो वर्तमान में UU ललित, तो उनके पास था, अब DY चंद्रचूड़ के पास आ गया है। नालसा का जो उद्देश्य है वो है उम्मीदवारों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, नाइट स्काई सफारी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोली जाएगी? तो ये लद्दाख में खोली जाएगी। लद्दाख में देश की पहली नाइट सफारी सेंचुरी बनाई जाएगी। यह नाइट सफारी सेंचुरी जो है वो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य का एक पार्ट होगी। बताइए लद्दाख की तो कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल है। उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो उनका नाम है लिज ट्रस। दोस्तों, लिज ट्रस ने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है और वो यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्राइम मिनिस्टर बनी है। लिज ट्रस ने 57% वोट के साथ ऋषि सुनक को हराया है। दोस्तों, लिज ट्रस की बात करें तो वो यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। पहली महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थेचर, दूसरी थेरेसा मे और तीसरी लिज ट्रस हैं। यूनाइटेड किंगडम जो बना है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड देशों का एक समूह है। दिल्ली में स्थित राजपथ का नया नाम क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ। क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो राजपथ के नाम से जाना जाता था, यानी कि इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच का जो रास्ता था उसे राजपथ कहा जाता था, अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह प्रस्ताव आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था इंडिया में, तब इसे किंग्स बे के नाम से भी जाना जाता था। 5 सितंबर को राष्ट्रपति ने कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 46 शिक्षकों को, यानी कि 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है शिक्षक दिवस की? याद रखिएगा, संकट में अग्रणी, भविष्य की ओर फिर से कल्पना करना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था, यह भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के CEO कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह, अब वो संसद टीवी के CEO भी बन गए हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? रवि कुमार का स्थान लिया है। दोस्तों, फरवरी 2021 में क्या हुआ था कि जो राज्यसभा टीवी थी और जो लोकसभा टीवी थी, तो इन दोनों को मिलाकर के संसद टीवी बनाया गया था। अब इसके जो CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव या गृह मंत्री कौन बनी है? तो गृह मंत्री बनी है सोइला ब्रेवरमैन। दोस्तों, भारतीय मूल की हैं सोइला ब्रेवरमैन, तो वो यूनाइटेड किंगडम की नई गृह सचिव या गृह मंत्री बनी है। उन्होंने भारतीय मूल की प्रीति पटेल की जगह ली है, यानी प्रीति पटेल पहले गृह मंत्री थी, अब कौन है? सोइला ब्रेवरमैन है। बोरिस जॉनसन की जो सरकार थी
उसमें वो अटॉर्नी जनरल के रूप में भी काम कर चुकी हैं। कौन दोस्तों? सोइला ब्रेवरमैन। सुभाष चंद्र बोस स्टैचू और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों दिल्ली में 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया। कर्तव्य पथ राष्ट्रपति भवन से सुभाष चंद्र बोस स्टैचू तक का मार्ग है और पहले इसे राजपथ कहा जाता था। पिछले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। और यहीं पर दोस्तों जो इंडिया गेट है वहीं पर सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाया गया है 28 फीट ऊंचा। ठीक है। 19 महीने का जो सेंट्रल विस्टा का एवेन्यू है वो भी अब तैयार हो चुका है, उसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नए किंग कौन बने हैं? तो चार्ल्स तृतीय जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने हैं। अभी हाल ही में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, तो उनके जो बेटे हैं किंग चार्ल्स तृतीय, तो अब वो वहां के राजा बन गए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय का जन्म 14 नवंबर 1948 को हुआ था और अभी हाल ही में दोस्तों लिज ट्रस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, ये तो आपको पता है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 132वां स्थान मिला है यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में। ठीक है। 191 देशों में 132वां स्थान भारत का है। श्रीलंका का 73वां, चाइना का 79वां, बांग्लादेश का 129वां और भूटान का 127वां स्थान है। स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर आइसलैंड रहा है। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत इस सूचकांक में 2020 में 131वें स्थान पर था। कौन सा देश 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो दोस्तों आंसर है इसका भारत, यानी कि दुनिया की जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो किस देश की बन गई है? भारत की बन गई है। ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। कितनी है यहाँ की अर्थव्यवस्था? 25,350 अरब डॉलर की। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पर जापान है, चौथे पर जर्मनी है और 5वें नंबर पर कौन है? इंडिया है। बी शेख अली का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे? तो बी शेख अली जो थे वह एक इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस दिन हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर कार्यक्रम चलना है इस उपलक्ष्य में। और 1948 में 17 सितंबर के दिन जो हैदराबाद राज्य था उसका भारत संघ में विलय किया गया था, इसलिए हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो यूएई के द्वारा की गई है। तो यह सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था होम्योपैथी प्रणाली को बढ़ावा देना। दोस्तों होम्योपैथी में शरीर को किसी भी रोग को स्वयं ठीक करने की क्षमता उत्पन्न करने पर जोर दिया जाता है। होम्योपैथी के जन्मदाता कौन है? सैमुअल हैनीमैन। और विश्व होम्योपैथी 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आप पॉइंट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जेल के खाने को 5 स्टार रेटिंग मिली है? तो जो फतेहगढ़ का जेल है उसका जो खाना है उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के कैदियों को जो खाना दिया जा रहा है उसको 5 स्टार सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है दोस्तों, ईट राइट सर्टिफिकेट भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता की मान्यता है, यानी कि कौन सा भोजन कितना स्वच्छ है और कितना गुणवत्तापूर्ण है, इसके लिए ईट राइट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि इस जेल को भी दिया गया है। लेह साइकिलिंग विश्व कप के पुरुष और महिला वर्ग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? तो जापान पहले स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लेह में साइकिलिंग की प्रतियोगिता की गई और जिसमें जापान ने पहला स्थान हासिल किया है। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संजय कुमार वर्मा। तो वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के ऑफिसर हैं और वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। कौन दोस्तों? संजय कुमार वर्मा। अब वो कनाडा के हाई कमिश्नर बन गए हैं भारत के। ठीक है, सुब्रतो कप किस खेल से रिलेटेड है जिसका आयोजन 6 सितंबर को हुआ है? तो सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका आयोजन
6 सितंबर 2022 को शुरू हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली में किया गया है। इसका 61वां संस्करण यहाँ पर आयोजित किया गया है। याद रखिएगा कि जो सुब्रतो कप है ये स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम भारत के पहले वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो बनर्जी की याद में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग्स स्पेसेस 2022 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, और यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1966 को 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में पेटीएम की जगह किसने ली है? तो मास्टर कार्ड। यानी दोस्तों बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर्स है वो कौन बन गया है? मास्टर कार्ड बन गया है। किसके स्थान पर? पेटीएम के स्थान पर। अब जो भारत में घरेलू प्रतियोगिताएं होंगी और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी तो उसमें टाइटल स्पॉन्सर के रूप में कौन काम करेगा? मास्टर कार्ड काम करेगा बीसीसीआई के टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी का भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा 88.44। दोस्तों डायमंड लीग का आयोजन ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में किया गया और डायमंड लीग के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 88.44 का बेस्ट थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया, यानी गोल्ड मेडल हासिल किया। नीरज चोपड़ा का जो कैरियर का बेस्ट थ्रो है वो है 89.94 मीटर। ठीक है, तो डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल हासिल किया है? याद रखिएगा, गोल्ड मेडल। इंडिगो के सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिगो के सीईओ बने हैं पीटर एल्बर्स। तो पीटर एल्बर्स 6 सितंबर 2022 को इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ बन गए हैं। उन्होंने रोनोजॉय दत्ता की जगह ली है। इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल, और इसके चेयरमैन कौन है? एम दामोदरन। भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नितिन गडकरी ने। तो ब्लू एनर्जी मोटर्स ने भारत के पहले एलएनजी ईंधन वाले ग्रीन ट्रक का अनावरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड नेचुरल गैस। सीएनजी के मुकाबले एलएनजी ज्यादा ज्वलनशील होती है, इससे ज्यादा एनर्जी मिलती है और ये काफी सस्ती भी होती है। तो आने वाले समय में अब जो वाहन होंगे वो एलएनजी से भी चल सकते हैं। कनाडा की एक सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा AR रहमान के नाम पर। तो कनाडा का जो मरखम शहर है उसकी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। AR रहमान जो है वो एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं और दोस्तों उनका पूरा नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान। उन्हें 2 बार ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बच्चों के जन्म के बाद मृत्यु पर महिला कर्मचारियों को कितने दिनों की छुट्टी दी जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 60 दिन की। ठीक है, अगर कोई महिला कर्मचारी है वो बच्चे को जन्म देती है और अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे अवसर पर उसे 60 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। ठीक है, जिससे वो अपने आप को स्थापित कर सके और मानसिक रूप से स्ट्रांग हो सके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो साइरस मिस्त्री जो थे वो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो मुंबई के पास एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री को 2011 में रतन टाटा के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। इससे पहले वो प्रमुख कारोबारी समूह सापूरजी पालोनजी मिस्त्री कंपनी से जुड़े हुए थे और सापूरजी पालोनजी समूह की बात करें तो टाटा समूह में उसकी 18.5% हिस्सेदारी है। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का आयोजन केरल में किया गया है। याद रखिएगा नेहरू ट्रॉफी जो है वो नौका दौड़ से रिलेटेड ट्रॉफी है। तो नेहरू ट्रॉफी का 68वां संस्करण पल्लेथुरुथी बोट क्लब ने जीता है, याद रखिएगा। और यह ट्रॉफी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखी गई है। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे को किस देश के द्वारा जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो नेपाल के द्वारा यह पद प्रदान किया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति हैं कौन? विद्या देवी भंडारी। तो उन्होंने भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया है।
होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई सेना अध्यक्ष बनते हैं तो अगर वो नेपाल की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें जनरल की मानद उपाधि दी जाती है, और अगर नेपाल के सेनाध्यक्ष भारत आते हैं और अगर वो नए सेनाध्यक्ष हैं तो उन्हें जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। तो इस प्रकार की परंपरा है भारत और नेपाल के बीच। मिखाइल गोर्बाचेव, जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है, वह किस देश के थे? तो वह रसिया के थे, रूस के थे। ठीक है, उन्होंने 1990 और 91 में यूएसएसआर के विघटन तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो रिलेशन थे उसको पॉजिटिव वे में ले गए हैं वो, और कोल्ड वार खत्म कराने के लिए उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? शेरशाह को, जो कि धर्मा प्रोडक्शन की है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को 83 फिल्म के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने कपिल देव का रोल निभाया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो कृति सनोन को दिया गया है मिमी के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर प्लांट में से एक को हजीरा गुजरात में स्थापित करेगी। प्लांट की जो क्षमता है वो 20,000 मिलियन मेट्रिक टन। दोस्तों, कार्बन फाइबर उच्च चालकता वाला एक हल्का पदार्थ होता है जो स्टील का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो कार्बन फाइबर प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा? हजीरा गुजरात में। मिस दिबा यूनिवर्स 2022 कौन चुनी गई हैं? तो नाम है उनका दिविता राय। दिविता राय जो हैं वो मुंबई की रहने वाली हैं। उनका जन्म मंगलौर में हुआ और वह पेशे से एक आर्किटेक्चर और मॉडल हैं, और 71वें मिस यूनिवर्स 2022 में पेजेंट जो दिविता राय हैं वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो याद रखिएगा, मिस दिबा यूनिवर्स 2022 किसे चुना गया है? दिविता राय को चुना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? तो ये सितंबर महीने में मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेट ये वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। केंद्र सरकार ने 1982 में एक अभियान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया था। किस रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है? तो ट्यूबरक्लोसिस का। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। वैक्सीन का नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस पर काम करेगी। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया है। वैक्सीन का नाम जरूर याद रखिएगा, क्या है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह उड़ीसा में मनाया जाता है। यह एक कृषि पर्व है और इस त्योहार में लोग क्या काम करते हैं कि फसल कटने से पहले देवताओं को ऋतु के नए चावल चढ़ाते हैं। उड़ीसा के अलावा यह जो त्योहार है ये छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो 4 लोगों को प्रदान किया गया है। किसे किसे? कंबोडियाई मनोचिकित्सक हैं सोथियारा छिम, जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं दसादी हितोरी, और फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ हैं वर्नाडेट मैड्रिड, और फ्रांस के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गैरी वेनचेगी। तो इन 4 लोगों को रेमन पुरस्कार दिया गया है। रेमन पुरस्कार को याद रखिएगा एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, और फिलीपींस की जो कैपिटल है मनीला, वहां पर इनको प्रदान किया जाएगा। उड़ीसा के किस गांव ने खुद को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? गोविंदपुर गांव ने। दोस्तों, उड़ीसा का जो बरगढ़ जिला है, जो हीराकुंड के पास एक गांव है जिसका नाम है गोविंदपुर, तो उसने अपने आप को खुद को पक्षी गांव घोषित किया है। और वहां के निवासियों का कहना यह है कि पक्षी गांव घोषित करने से यहाँ पर जो पक्षी रहते हैं उनको बचाया जा सकेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र को प्रदूषण से भी मुक्त रखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज यानी नए निशान का अनावरण किया है?
तो भारतीय नौसेना। तो दोस्तों नौसेना से तिरंगे के साथ लगे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। किस क्रॉस को? सेंट जॉर्ज क्रॉस को। दोस्तों जो नौसेना का जो ध्वज होता था उसमें इस प्रकार का क्रॉस बना रहता था जिसे सेंट जॉर्ज क्रॉस कहते थे, तो अब इसको हटा दिया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल हरि कुमार। उप नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमडे। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में बन रहा है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में वैदिक तारापुर का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे इस्कॉन के नाम से जानते हैं, तो उसके मुख्यालय के रूप में काम करेगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा और इस पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? INS विक्रांत। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 सितंबर 2022 को किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? तो उसका नाम है INS विक्रांत। ठीक है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की बने हैं और वह पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। कौन? दिलीप तिर्की। तो उन्हें निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। झूलन गोस्वामी किस खेल से रिलेटेड हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? तो वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं और जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम है उसमें वो तेज गेंदबाज के रूप में काम करती थी। उन्होंने 12 टेस्ट, 203 ODI और 68 T20 मैच खेले हैं इंडिया के लिए और उन्होंने 353 विकेट लिए हैं। अगर हम ODI की बात करें तो उन्होंने 253 विकेट केवल ODI में लिए हैं। अगला प्रश्न है, अमलान बोरगोहेन ने कितने सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 10.25 सेकंड में रेस को पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया है। अमलान बोरगोहेन ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.25 सेकंड में पूरा करके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। ई समाधान पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसको UGC ने लॉन्च किया है। UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 1956 में हुई थी और दोस्तों M जगदीश कुमार जो हैं वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। यह भारत में उच्च शिक्षा मानकों यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, तो उन्होंने ये घोषणा की है। तो यह जो अभियान है ये विशेषकर महिलाओं और लड़कियों के लिए शुरू किया जा रहा है। इसमें एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा जिसमें जो लड़कियां होंगी वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। पश्चिम क्षेत्र ने किसको हरा करके दलीप ट्रॉफी 2022 का खिताब अपने नाम किया है? तो पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को हरा करके और दलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है उसको अपने नाम किया है। पश्चिम क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को मैच के 5वें और आखिरी दिन 294 रनों से हरा करके दलीप ट्रॉफी अपने नाम की है और फाइनल मैच कहां हुआ था? कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? तो वो उत्तर प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी। तो यूपी सरकार महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति गांव में सामुदायिक भवन, चिकित्सालय, स्कूल या कॉमन सर्विस सेंटर आदि का निर्माण अपने पूर्वज के नाम पर कराना चाहता है तो उसे 60% पैसा देना होगा। 40% पैसा राज्य सरकार देगी। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये सिक्किम में स्थापित किया जाएगा। हिमस्खलन निगरानी रडार जो है वो कहां पर स्थापित किया गया है? सिक्किम में, और ये 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जापान में भारत के अगले राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं CB जॉर्ज। दोस्तों, प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया का राजदूत, विक्रम दोराईस्वामी को ब्रिटेन का हाई कमिश्नर, नागेश सिंह को थाईलैंड का राजदूत, संजय वर्मा को कनाडा का हाई कमिश्नर, प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये हैं कुछ हाई कमिश्नर और राजदूत, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। BB लाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे?
तो वह एक पुरातत्ववेत्ता थे। तो उनका 101 साल की उम्र में निधन हो गया है। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, बीबी लाल 1968 से 72 तक ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई थी। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है और वर्तमान महानिदेशक कौन है? वी विद्यापति। मिशन अमृत सरोवर को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा है? उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अमृत सरोवर परियोजना को 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है जो गांव के तालाब हैं या शहर के तालाब हैं उनका कायाकल्प करना और जल संरक्षण करना। तो जो अमृत सरोवर परियोजना है इसकी इम्प्लीमेंट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। किबुथु मिलिट्री कैंप किस राज्य में है जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों, किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी CDS थे। ठीक है, चूंकि किबुथु मिलिट्री कैंप जो है यहां पर जनरल बिपिन रावत ने कार्य किया हुआ है, यहां पर इनकी पोस्टिंग हुई थी, इसलिए इनको याद करने के लिए इसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। US ओपन 2022 में पुरुष एकल यानी मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्लोस अल्कारेज। कार्लोस अल्कारेज स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, 19 साल के हैं और यह अल्कारेज का पहला ग्रैंड स्लैम है। फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को उन्होंने हराया है और इस जीत के साथ अल्कारेज ATP रैंकिंग में भी नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। US ओपन 2022 में महिला एकल्स यानी वोमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है इगा स्विटेक। इगा स्विटेक जो हैं वो पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। उन्होंने ट्यूनेशिया की ओंस जैबूर को हराया है। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो इगा स्विटेक हैं उन्होंने पहली बार US ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है, यानी US ओपन जीत करके इगा स्विटेक ने तीसरा ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। भारत ने G20 सम्मेलन 2023 के लिए कितने देशों को अतिथि देश बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 देशों को। कितने देशों को? 9 देशों को। 9 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। तो ये जो देश है जो 2023 में भारत में G20 का सम्मेलन हो रहा है उसमें ये शामिल होंगे। दोस्तों, G20 की बात करें तो यह 19 देशों और यूरोपीय यूनियन का एक समूह होता है। इसका कोई स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं होता है। जो भी देश इसकी अध्यक्षता करता है वहीं पर इसका दफ्तर बन जाता है। पहला वानिकी विश्वविद्यालय यानी फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। किस देश ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत, यानी सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? कोलंबो में आयोजित हुआ था। तो भारत ने नेपाल को 4-0 से हरा करके सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भारत के कप्तान वनलाल पेका गुइटे बने हैं और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर साहिल बने हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गए हैं? नाम है उनका विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट ने 14 सितंबर 2022 को सर्बिया के बेलग्रेड में 53 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने स्वीडन की खिलाड़ी को हराया है और विश्व चैंपियनशिप में यह उनका दूसरा ब्रॉन्ज मेडल था। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अदानी। फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार गौतम अदानी ने वर्नाल अर्नाल्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब वो दूसरे अमीर व्यक्ति बन गए हैं दुनिया के। स्पेसएक्स और टेस्ला के जो CEO हैं एलन मस्क, वो अब तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी कुल संपत्ति $273.5 बिलियन है। मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर हैं। रोजर फेडरर ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, टेनिस से रिलेशन है किसका? रोजर फेडरर का। तो उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो स्विट्जरलैंड के हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं
और जबकि सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? राफेल नडाल ने जीते हैं। दोस्तों रोजर फेडरर ने आखिरी बार 2018 में ग्रैंड स्लैम जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। उन्होंने 8 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया है और 1 बार फ्रेंच ओपन का खिताब उन्होंने 2009 में जीता है। वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भारतीय रेलवे वंदे भारत 2 नामक हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार पेश कर रहा है और इसकी जो स्पीड बताई गई है वो बताई है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। सुनील लांबा को किस देश के द्वारा मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं मैडम हलीमा याकूब। तो उन्होंने भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख हैं सुनील लांबा, तो उनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है क्योंकि इन्होंने भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं उनको स्थापित करने में, उनको मजबूत बनाने में सहायता की है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर है। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये फुटबॉल क्लब बेंगलुरु ने जीता है, यानी जो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब है उसने डूरंड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार डूरंड कप का खिताब अपने नाम किया है। 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 20 टीमों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले 16 टीमें हिस्सा लिया करती थी। दोस्तों 2022 के जो मुकाबले हैं डूरंड कप के, वो कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में हुए हैं। फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ था? कोलकाता में। क्रिकेट का एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये श्रीलंका ने जीता है, 6वीं बार जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। एशिया कप 2022 का 15वां संस्करण दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके यह टूर्नामेंट जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भानुका राजपक्षे को मिला है और प्लेयर ऑफ द सीरीज वनिंदु हसरंगा को मिला है। फॉर्चून इंडिया की रिच लिस्ट में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो वो है गौतम अदानी। गौतम अदानी की जो संपत्ति बताई गई है वो है 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इतनी संपत्ति के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दूसरे स्थान पर हैं मुकेश अंबानी, जिनकी संपत्ति 54.57 मिलियन डॉलर बताई गई है। तीसरे स्थान पर सापूर मिस्त्री और साइरस मिस्त्री परिवार है और चौथे स्थान पर राधा किशन दमानी है। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये मणिपुर में लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने सीएम द हैसी वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत जो हैं वो इस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है वोल्टर तुर्क। दोस्तों वह चिली की मिशेल बाचेलेट का स्थान लेंगे। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की बात करें तो इनका काम क्या होगा? तो दोस्तों इनका काम होगा संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों के लिए बोलना, ठीक है। यानी मानवाधिकारों के मुद्दे कौन उठाएंगे? वोल्टर तुर्क उठाएंगे। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ है? तो ये लद्दाख में आयोजित किया है। इस अभ्यास में चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है, यानी जो चिनूक हेलीकॉप्टर है उनका उपयोग किया गया है। और जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, उनके द्वारा इस अभ्यास की समीक्षा भी की गई है। अगला प्रश्न है कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है जहां 17 सितंबर को 8 चीतों को छोड़ा गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते, तो उनको कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। दोस्तों इंडिया में अंतिम चीते की मौत 1948 में हुई थी और अंतिम चीते का शिकार छत्तीसगढ़ के कोरिया के महाराजा ने किया था। और 1952 में भारत सरकार के द्वारा भारत को चीता मुक्त घोषित किया था और अब कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से फिर से 8 चीते आ गए हैं। 2023 में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो वो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कौन करेगा दोस्तों? भारत, ठीक है। सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है। तो बांग्लादेश ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में पहला सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। टॉप स्कोरर कौन रही हैं? बांग्लादेश की कैप्टन
सबीना खातून, जिन्होंने 8 गोल किए हैं, और सबीना खातून ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड जीता है। अभी हाल ही में सैफ अंडर 17 पुरुष चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता था। ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है? तो छेलो सो नाम की जो फिल्म है उसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में चुना गया है ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए। और जो छेलो सो है ये गुजराती फिल्म है और इसका अंग्रेजी में टाइटल है लास्ट फिल्म शो। इस फिल्म को 14 अक्टूबर को इसी साल पूरे देश में रिलीज किया जाएगा और इसका डायरेक्शन पेन नलिन ने किया है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह भारत के महान कॉमेडियन थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है और सितंबर 2022 में इनका निधन हुआ है। और दोस्तों उन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, द कपिल शर्मा शो, इन सब में देखा गया है। दोस्तों तो ये थे मंथली करंट अफेयर्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा, तो जरूर उसको डाउनलोड करिएगा। दोस्तों मंथली करंट अफेयर्स के अलावा जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का जो पीडीएफ है, ये सभी आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।